नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप जिन्हें देख रहे हैं, आप इन्हें बेहतर पहचानते हैं। राष्ट्रवादी प्रखर विचारों के लिए धनी फैज खान साहब। आपने इन्हें टीवी चैनलों की बहस में देखा होगा। शानदार तरीके से नैरेटिव को ध्वस्त करते हैं इकोसिस्टम के, और राष्ट्र प्रथम की भावना को न सिर्फ प्रकट करते हैं बल्कि जीते हैं। फैज खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, जय गौ माता, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। फैज खान साहब, कल आपने एक एफबी पोस्ट डाली और आज के हमारी आपकी चर्चा का जो एक वाहक बना वो आपकी कल एफबी पोस्ट थी। हरियाणा और पंजाब में पिछले करीब 24 घंटे के अंदर, हालांकि ये गिरफ्तारियां 9 मई से शुरू थी, 14 मई को हुई और 17 मई को ये गिरफ्तारियां पब्लिक में आम हुई, जिनमें 7 ऐसे भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग प्रोफाइल के, अलग अलग उम्रों के, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि 22 तारीख पहलगाम में जब इस्लामिक टेरर अटैक में सनातनी हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ के मारा गया, उस दौरान ही नहीं बल्कि ये जासूसी का नेटवर्क बहुत पहले से काम कर रहा था। लेकिन इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो अनजाने हैं, जो बिल्कुल नहीं जाने जाते। लेकिन अगर बात शुरुआत की जाए तो वो सबसे पहला चेहरा एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसकी उम्र 33 साल है और वो हिसार हरियाणा की रहने वाली है, अनमैरिड है। 17 मई को इसकी गिरफ्तारी होती है, हालांकि ये उठाई जा चुकी थी इससे पहले। सवाल ये उठता है कि अब भी जिस एक आधे मोर्चे की हम बात करते हैं, जनरल रावत साहब ने आधे मोर्चे की बात कही थी, उस आधे मोर्चे का भी कोई दीन ईमान नहीं है साहब, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा भी उसका एक चेहरा है। और उसी के साथ साथ देवेंद्र सिंह नाम का एक सिख लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल है, कैथल हरियाणा का रहने वाला, ये भी एक चेहरा है। बाकी और 5 कौन सी गिरफ्तारियां हुई हैं ये देखेंगे। फैज साहब, इस भारत विरोधी इकोसिस्टम और भारत के दुश्मनों, भारत के गद्दारों को भारत में पलता हुआ देख के फैज खान क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अवनीश भाई, मैं यही कहना चाहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लगी आग घर के चिराग से। किसी की मजाल नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश में आकर आतंकवाद फैला सके, हमारे लोगों को धर्म पूछकर गोलियां मार सके, हमारे देश में बम ब्लास्ट कर सके। जब तक अंदर के कुछ गद्दार उनका साथ नहीं देते हैं तो घर के चिराग से ही घर को आग लगती है। ये बात सिद्ध हो गई कि चाहे वो मुंबई का हमला हो, 26/11 का संसद पे हमला हो, या फिर ये पहलगाम की घटना हो, लीक करने वाले यहीं के लोग थे, मुखबिर यहीं के लोग थे जो कि आईएसआई के एजेंट हैं। और यहाँ पर ज्योति हो या ये मोहम्मद मुर्तजा अली हो या वो सिंह लड़का हो, जो भी हो, आप देख रहे हैं ये सब आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी लोग, जैसे ये ज्योति है, ये अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझती थी, सोचती थी कि पाकिस्तान जाऊंगी, अमन की आशा और कुछ काम करूंगी, नाम होगा, लेकिन वो हो गई बदनाम। क्यों ही मैं बताऊं। ये फेसबुक इंस्टाग्राम में अमन की आशा वाले पाकिस्तान के लोग से संपर्क साधते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो सब हाई कमीशन और आईएसआई के लोग हैं, जुड़े हुए हैं। इनको पता भी नहीं चलता है कब वो उनके झांसे में आ जाते हैं। उनको वहां पर बुला लिया जाता है और फिर उनसे सारी सूचना ले ली जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पाकिस्तानियों से संपर्क में आते हैं और फिर धीरे 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 उनके प्यार में पड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर अपने ही देश से गद्दारी करने लगते हैं, तो आपने मेरे इस ये जो चैनल पे मेरा चल रहा है आपके माध्यम से इंटरव्यू, मैं सभी भारत देश के लड़कों को, लड़कियों को, तमाम लोगों को, मेल फीमेल जो भी हो, उनसे यही निवेदन करूंगा कि भैया अपनी फेसबुक की लिस्ट में, अपनी इंस्टाग्राम की लिस्ट में देख लो कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, या फिर आपने कोई चैनल ऐसा यूट्यूब का, इंस्टा का, फेसबुक का चैनल सब्सक्राइब या लाइक तो नहीं किया है, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से उनको सहयोग नहीं देना है। और ज्योति का नाम तो खुल के सामने आया है और ये जो 2, 3, 9, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
अभी ऐसे और भी लोग हैं जिनका नाम खुलकर सामने नहीं आया है। तो मैं अभी से, और एक बात और अवनीश भाई, कई लोग पाकिस्तान में जाकर शादी कर चुके हैं, पाकिस्तान में अपनी बेटियां ब्याह चुके हैं, उसमें से एक सानिया मिर्जा भी है, और कई लोग वहां से लड़कियां लेकर आए हैं। जब ये देश आजाद हो चुका है, आज से 75-80 साल पहले विभाजन हुआ था, उस समय कोई नाते रिश्तेदार थे, चले गए, खत्म हो गए। हमारे भी कोई नाना के बहन कौन बन गई थी पता नहीं, हमें नहीं पता है। ये जो शादी ब्याह कर रहे हैं, ये जो शादी ब्याह कर रहे हैं पाकिस्तान में, वहां की लड़कियां ला रहे हैं या वहां के लड़कों से शादी कर रहे हैं। सानिया मिर्जा भी उसमें एक नाम है। सानिया मिर्जा रोल मॉडल बनी है, उसके बाद बहुत सारी शादियां हुई है, हालांकि सानिया की खुद तलाक हो गई। तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए, आप कहीं ना कहीं आईएसआई के हाथ का खिलौना बनते हैं, आप कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करते हैं, और उसी का परिणाम निकलता है ये ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियां। और भी लड़कियां हैं जो पाकिस्तानी लड़कों के साथ जिनके संपर्क हैं अभी, या और भी लड़के हैं जिनका पाकिस्तानी लड़कियों के साथ संपर्क है। ये सब देश के लिए खतरा सिद्ध होंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल। और आप देखिए ना, इसमें हालांकि बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी फैज भाई कि साहब देखिए हरियाणा से पकड़े गए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ थोड़े से लोग बड़े जल्दीबाजी करते हैं। हरियाणा में देखिए क्या हो रहा है, पंजाब में कैसे हो रहा है। अरे साहब, मुर्तजा वो तो बिहार का रहने वाला है मूल रूप से, और गिरफ्तारी उसकी हुई है जासूसी के आरोप में पंजाब से। गजाला खातून 31 साल की हैं। अगर ज्योति मल्होत्रा 33 साल की महिला है, तो ये गजाला खातून जो है 31 साल की हैं। मालेरकोटला पंजाब से गिरफ्तारी है, विडो हैं, और अपने ही नहीं, अपने एक साथी यासीन मोहम्मद के साथ 9 मई को ही गिरफ्तार हुई, जिनका कि डिक्लेरेशन अब हुआ है। इसलिए कि ये जो नेटवर्क होता है वो सतर्क हो जाता है। सवाल ये होता है फैज जी कि यहाँ पर न तो धर्म आड़े आ रहा है भारत से गद्दारी करने में, न तो उम्र आड़े आ रहा है, 25 साल से लेके 33 साल तक आप देख रहे हैं। तीसरी एक चीज, न यहाँ पर क्षेत्र आ रहा है। सवाल ये होता है कि अगर हम ज्योति मल्होत्रा का देखें, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक जो ऑफिसर था, उसके साथ इसके मधुर संबंध थे, तो क्या वो जो हमारे यहाँ लव जिहाद का मामला है, इसको बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, और यहाँ पर पैसा और उसी के साथ मोहब्बत और उसी के साथ हैंडलिंग, और जो धर्म से और मजहब से बाहर भी चला जाता है। ये कौन सी मानसिकता है? क्या आप 33 साल 31 साल की किसी महिला को ये कहेंगे कि बचपने में अनजाने में जाके फंस जाती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये क्या एक पूरा फूल प्रूफ प्लान है, और यहां से कैसे कदम फिसल जाते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप एक समाज विज्ञानी भी हैं, और वहां से मैं चाहता हूं कि फैज भाई दर्शकों को बताएं कि ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सा पैटर्न है जो कि ऐसे फिसलवा देता है और देश के गद्दार साबित हो जाते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान में फुल प्लानिंग बनती है। उस प्लानिंग में रक्षा विशेषज्ञ भी बैठते हैं, और उसमें साइकेट्रिस्ट भी बैठते हैं, मनोवैज्ञानिक भी बैठते हैं, उसमें अर्थशास्त्री भी बैठते हैं, और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी लड़के या लड़की को कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्यार के झांसे में लेकर पागल बना दिया जाए। कुछ फाइनेंस वाले बैठते हैं कि कैसे उनको पैसे का लालच किस किस स्तर तक काम करता है, और आईएसआई के एजेंट और वहां के सेना के लोग भी बैठते हैं, और पूरी प्लानिंग करके यहां पर भेजा जाता है। और वो बिल्कुल देखिए, अब ये जो प्यार मोहब्बत है और दिल लगना वाली जो बात होती है ना, वो किसी भी एज में नहीं होता है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि 4 बच्चों की माँ 50 साल की उम्र की फलाने के साथ भाग गई, ऐसे कर गई। तो वही, अब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है वाली बात होती है ना भैया। तो ये लोग पूरी प्लानिंग बनाते हैं। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, कोई आपके जीवन में एकदम से आ रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और इंस्टा में और फेसबुक में और तमाम तरीके से साधन से, और फिर फोन करके और फिर वीडियो कॉल करके, और फिर धीरे धीरे न्यूड फोटोज वीडियोस, वो सब मालूम है आपको क्या हो रहा है आजकल। उसके बाद ब्लैकमेलिंग। तो आपको जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति बिल्कुल एंटर कर रहा है, वो प्लानिंग से कर रहा है, आप ये समझ जाइए आपको शादी ब्याह करना है, आपके माता पिता घर वाले नाते रिश्तेदार आपके लिए लड़का देख के लड़की देख के शादी करेंगे। लेकिन इस तरह से जब आप झांसे में पड़ते हैं तो धोखा ही खाते हैं। और वो ऐसी मतलब
उनको अब मैं क्या बताऊं, गिफ्ट देके, मीठे मीठे शेरो शायरी लिख के, ये स्ट्रेटेजी से पूरा किया जाता है। और हमारे यहाँ की लड़की या लड़का सोचता है कि भाई मैं तो कोई बहुत हैंडसम लड़का, मतलब मेरा होने वाला, या कोई बहुत सुंदरी परी लड़की मेरे होने वाली है, इतनी सुंदर शायरी लिख के भेज रही है, गिफ्ट भी भेज रही है, और प्यार मोहब्बत की बात भी कर रही है, और मेरे लिए सीमा पार करने के लिए भी तैयार है, और मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं। पता चला भैया तू खाली टूल बना हुआ है, वो तो अपने मिशन पे काम कर रहा है। और वो यहाँ पर माधुरी गुप्ता के माध्यम से भी सही सिद्ध हुआ, ज्योति मल्होत्रा के माध्यम से भी सही सिद्ध हुआ, और तमाम जो नाम आप दिखा रहे हैं उनके माध्यम से सही सिद्ध हुआ। तो इसमें मनोविज्ञान तो है, बिल्कुल है, और एक बड़ा लालच पैसे का भी है, और एक बड़ा लालच धर्म का भी है। क्योंकि अभी भी मुसलमानों में इस बात का चलता ही है कि भैया धर्म के लिए मर जाओ तो जन्नत मिलेगी, या तो मार दो या मर जाओ। कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसी शिक्षा देते हैं। तो एक धर्म भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे वो सिख लड़का पकड़ाया, मैं कह रहा हूं ये लोग पन्नू के झांसे में आते हैं। पन्नू कहता है कि जी हम सिख हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुस्तान से अलग हैं, आओ खालिस्तान बनाए, तो उसके झांसे में भी आते हैं। तो धर्म एक बड़ा फैक्टर होता है। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से प्यार में जो फंसाते हैं वो, और बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं जो विशुद्ध पैसे के लिए ये काम करते हैं। तो ये तीनों तरीके से हमको सावधान रहना चाहिए। मैं अभी भी जानता हूं बहुत सारे अमन की, क्योंकि हमारे मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मैंने करीब 4-5 साल पहले एक लड़की को देखा, उसके इंस्टाग्राम आईडी में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। तो मैंने उसको फोन किया, मैसेज किया कि भाई तुमने ये क्यों लगाया हुआ है? कहे आज 14 अगस्त का पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, तो भाई मैं अमन की आशा में पाकिस्तान को बधाई दे रही हूं, और कल 15 अगस्त को भारत का झंडा लगाऊंगी। मैंने उसको डांट डपट के झंडा हटवाया, क्योंकि मैं उसको जानता था, रायपुर की लड़की है वो, समझाया। लेकिन अभी जब ये भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो लड़की ने क्या पोस्ट डाली थी पता है आपको? उसने डाली थी कि दम है तो आतंकवादियों को पकड़ो, और ये जो सेना पाकिस्तान के मासूम लोगों को मार रही है, बच्चों को मार रही है, तो मैं ऐसी भारतीय सेना को मतलब मैं हीरो नहीं मानती। उसके खिलाफ बकायदा एफआईआर हुई तमाम संगठन के लोगों ने, कि जब युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, तो ये कह रही है मैं अपने देश की सेना को हीरो नहीं मानती, वो मासूम लोगों को मार रहे हैं। तो इतने मतलब दिमाग से पैदल लोग हैं, मेरे कहने का ये मतलब। मैंने अपने बहुत सारे लोगों को कहा तुम लोग पाकिस्तानी सीरियल देख देख के उनका पैसा बढ़ा रहे हो, पाकिस्तान की फिल्में देख देख के, क्योंकि पाकिस्तान टीवी सीरियल यहाँ पर बहुत देखते हैं। बहुत लोगों को मैंने बंद करवाया। मैंने सबको कहा कि तुम्हारा एक भी पैसा पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, उसी से वो गोली मारते हैं हमारे लोगों को। तुम्हारा एक भी लाइक कमेंट, क्योंकि देखो अभी पाकिस्तान की एक लड़की का वीडियो, अभी इसके पहले जब पहलगाम हमला हुआ ना, और फिर चल रहा था कि भारत हमला करने वाला है, तो पाकिस्तानी चैनल यहाँ कई सारे चल रहे थे। तो इंस्टाग्राम फीड मैंने देख रहा था, तो एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो आया, उसके पहले उसका 1 लाख लाइक भी नहीं आता था, 1 लाख व्यू भी नहीं आता था। उसने केवल इंडिया के बारे में एक लाइन बोला कि इंडिया वालों क्या मैं तुम्हें आतंकवादी लगती हूं? इस लाइन पे 75 मिलियन व्यू आए एक पाकिस्तानी लड़की के, सिर्फ उसने इंडिया का नाम लिया। तो आप सोच सकते हैं, उसने कहा इंडिया वालों पानी खोल दो, मैं 2 दिन से नहाई नहीं हूं, मैं तो काली पड़ जाऊंगी। इंडिया वालों पानी खोल दो, मेरा मेकअप का ब्रश नहीं धुला है। आप सोच सकते हैं, केवल भारत का नाम लेने से, एक ही लाइन का वीडियो है ये सब, 75 मिलियन व्यू। ये सब किसने देखा है बताइए? भारतीयों ने देखा। तो भारतीय अपना करोड़ों रुपए पाकिस्तानियों को दे रहे हैं, आप समझ जाइए। इसलिए मैंने बकायदा वीडियो बनाकर, और मैंने हर तरीके से सबको ये कहा कि भैया आपने कहीं लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसको हटा दो अपने चैनल से, इन लोगों के सीरियल ना देखो, और अमन की आशा के चक्कर में अपने देश से गद्दारी ना करो। फिर से कहता हूं, पूरी प्लानिंग है उनकी, मनोवैज्ञानिक प्लानिंग है, आर्थिक प्लानिंग है, और रक्षा के क्षेत्र की उनकी प्लानिंग है। तो इससे सावधान रहना। बिल्कुल, बिल्कुल फैज भाई। और एक चीज़ और, चूँकि आप का जो अपना एक ऑरा है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, और कई बार मैं एक अरसे से आपको सोशल मीडिया पर भी फ़ॉलो करता हूँ। आपने पदयात्राएँ की, उस दौरान हम लगातार देखते रहे, आपकी वो भावना है। एक चीज़, क्योंकि प्रारब्ध पर हम समस्या पर तो बात करते हैं, और हमारी एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कंटेंट क्रिएटर्स के हैसियत से, कि हम सॉल्यूशन भी दें, समस्या का निदान कैसे हो। इस तरह की जब बातें आती हैं कि 33 साल की उम्र,
ज्योति मल्होत्रा जैसी की, उसी के साथ गजाला खातून 31 साल की, या फिर छोटे लड़के 25 साल के भी हैं इसमें, 24 साल के भी लड़के हैं। सवाल ये होता है कि ये ऐसे फिसल जाने का जो एक पारिवारिक संस्कार है, परिवार की तरफ से क्या केयर एक समाज के रूप में लिया जा सकता है ताकि बच्चे इस तरीके से नहीं बहकें, और कहीं ऐसा ना हो कि सेकुलर दिखने के चक्कर में और राजनीतिक विरोध करते करते भारत के विरोध और भारत की गद्दारी। भाई राजनीतिक विरोध किसी पार्टी का करना है, सरकार का करना है, करो, लेकिन ये करते करते तुम अपने देश के खिलाफ चले जाओ। समाज और परिवार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस तरफ क्या कैसे देखते हैं फैज भाई, ताकि ये रोका जा सके? कहां कहां पुलिस लगा के, कहां कहां इन्वेस्टिगेशन करके, कहां कहां आप जो है एजेंसियां लगा के रोक लेंगे? ये तो फिर एक हटेगा, चार और पैदा हो जाएंगे। समाज और परिवार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां हम कहीं लैग कर रहे हैं, जहां हम कहीं कमी महसूस कर रहे हैं? फैज भाई। देखिए, ये 2-3 दृष्टिकोण से समझने की इससे जरूरत है कि भारतीय पारिवारिक मूल्य जो हैं, उसे रूढ़िवादी ना माना जाए कि बैकवर्ड है, इसे हटा दो, खत्म कर दो। हम आधुनिकता के चक्कर में भारतीय पारिवारिक परंपरा को रूढ़िवादी कहकर किनारे कर देती है। उसी का दुष्परिणाम ये सामने आता है कि हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है, और जब स्वच्छंदता में बदल जाती है तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान भी हमारा है, हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम उससे प्यार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम शादी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो एक तो आप स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझिए, जो हमारी पारिवारिक विवाह की पद्धति थी उसी हिसाब से चलिए, जिसे सनातन में एक बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है, ब्रह्म विवाह जिसे कहते हैं, जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए एक युवक देखकर कन्यादान करता है, और पिता अपने पुत्र के लिए भी एक कन्या, एक वधू की तलाश करता है। वो वाली पद्धति बिल्कुल ही सही है, इसे रूढ़िवादी ना कहा जाए। दूसरा, माता पिता को बिल्कुल अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए, बचपन से उन्हें संस्कार देने चाहिए, बचपन से भारत और भारतीयता से जोड़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो आज भगत सिंह का नाम तक नहीं जानते हैं, भारतीय सनातन मूल्य क्या है वो नहीं जानते हैं, भारतीय संस्कृति क्या है वो नहीं जानते। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और अपने मूल्यों से अवगत कराएं। और मैं एक ये भी कहना चाहता हूं, इन सब के बाद भी यदि कोई, देखिए एक सबसे बड़ी बात तो फिर अपना विवेक होता है कि आप खुद भी विवेकवान बने, कि आपको कोई इस तरीके से झांसे में ले रहा है तो आपको सावधान रहना है। आप बाकी चीजों में तो सावधान रहते हैं, इस मामले में कैसे फंस जाते हैं। एक एक आज व्यक्ति आपके पास कोई फोन कॉल आता है और कहता है कि जी ये आपका इनाम फंसा है, आप इतना पैसा डाल दो। अब इस मामले में जागृति आ गई है, अब कोई पैसा डालता नहीं है, आप यहां सावधान हो गए ना, तो आपको ऐसे कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको वहां पर भी सावधान रहने की जरूरत है। भाई अचानक से इतना प्यार है क्यों लुटा रहे हैं मेरे ऊपर, अचानक से इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं मेरे ऊपर। अब मैं तो इतना हूर परी हूं नहीं, या मैं इतना हैंडसम बॉय हूं नहीं, यानी कुछ ना कुछ कारण है, इसको समझना चाहिए, अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप इसके बाद भी ये लोग जैसे फंस जाते हैं, ज्योति जैसी लड़कियां, तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर अविलंब फांसी पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अवनीश भाई, आप और हम जहां बैठे हैं वहां पर इन गलीज नीच लोगों की हरकतों के कारण पाकिस्तान मिसाइल मार सकता है, ये कुछ भी लीक कर सकता है जाके, तो पूरे देश की जान पर आफत पर बनाएगी। इसलिए इनकी जान को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझना चाहिए। जो भी लोग पकड़े गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और इनको मृत्यु दंड की सजा दी जाए, ताकि कोई ऐसे गद्दारी करने से पहले और सूचना लीक करने से पहले 50 बार सोचे। गद्दारी नहीं है, खाली हमारी और आपकी जान जोखिम में डाली गई है, वहां पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है। केस चलाकर फांसी लाया जाए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल फैज जी, और यही वजह है कि देश के गद्दारों को फांसी चढ़ाओ, सारे के सारों को। मजहब मत देखो, धर्म मत देखो, और हाँ, एक परिवार के संस्कार के तौर पर अपने आप को वापस लाइए और निगाह रखिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि फैज भाई आपने समस्या को एड्रेस तो किया ही किया,
इसी के साथ समाधान पर भी हम अपने क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ ज़रूर बात किए। दर्शकों तक ये बात पहुँचे, थोड़े तो लोगों तक ही पहुँचे, लेकिन बड़ी कारगर होगी। फैज़ जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप बहुत व्यस्त रहते हैं और राष्ट्रवादियों की तरफ से राष्ट्र प्रथम की भावना से आप जिस तरीके से कम्युनिकेशन के तमाम मंचों पर अदम्य साहस और कौशल का परिचय देते हैं, आपको प्रारब्ध के इस मंच की तरफ से प्रणाम, धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और फैज़ जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।